बच्चों, आज हम विषय 310 ऊर्जा प्रबंध के अंतर्गत पावर सेक्टर मैनेजमेंट का पोर्शन पढ़ रहे हैं। इसमें ये द्वितीय अध्याय है। इस द्वितीय अध्याय का पॉइंट नंबर 2.9 एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स इन 9th 5-year प्लान, ये इसी तरीके से सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इसमें ये है कि नवी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा संरक्षण के क्या क्या उपाय किए गए या क्या क्या कदम उठाए गए, क्या क्या कदम हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नवी पंचवर्षीय योजना में एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सबसे पहले भारत की संसद ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में पास किया। ये एक्ट 2001 में पास हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य, वैसे तो इसके बहुत सारे इसमें धाराएं हैं और उन धाराओं का पर इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के अंतर को कैसे कम किया जाए, यानी हमारी मांग को किस प्रकार से हम कम करें कि जितनी आपूर्ति हो रही है उस तक हम इसको ला सकें। तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन के मेजर्स, बहुत सारे मेजर्स हैं और उनके बारे में हम अलग अलग समय में पढ़ेंगे। इसी एक्ट के तहत 1 मार्च 2002 को, यानी इस एक्ट के पास होते ही बीई की स्थापना हुई। बीई मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ये भारत सरकार के शक्ति मंत्रालय या विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है और ये एक भारत सरकार की एक बॉडी है जिसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण की नीतिगत योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना है। यानी इसका जो प्रमुख काम है बीई का, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, उसका प्रमुख काम है कि भारत सरकार की ऊर्जा संरक्षण की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करें। और दूसरा ये है कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में जो विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं राज्य सरकारों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करें, उन सब के बीच में समन्वय स्थापित करें। तो ये प्रमुख काम है। अब मैंने आपको बताया एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स इन 9th 5-year प्लान। 9th 5-year प्लान में महत्वपूर्ण काम यही हुए कि एक तो ईसी एक्ट लागू हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में, और 2002 में बीई की स्थापना हुई। बीई बहुत सारे काम करती है मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में, वो हम आने वाले समय में उनका अध्ययन करेंगे। अब हम जो टॉपिक नंबर 2.10 है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल सोर्सेज, यानी वे ऊर्जा के स्रोत जो वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध हैं। वाणिज्यिक रूप से जो स्रोत उपलब्ध हैं मोटे तौर पे, या तो वो क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैस है या कोयला है या यूरेनियम को आप मान सकते हैं, जो नेचुरल रूप में ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत हैं। वैसे तो ऊर्जा के बहुत सारे, मानव शक्ति भी ऊर्जा का स्रोत है, जो पशु शक्ति है जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा, पहले तो ट्रांसपोर्टेशन में मुख्य रूप से पशु शक्ति का ही प्रयोग होता था। ईंधन के रूप में ज़्यादातर जगह पे जलावन या लकड़ी का प्रयोग होता था, लेकिन इनको कॉमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए ये सारे स्रोत, चाहे जलाने की लकड़ी हो या बैल वगैरह हों या ऊंट गाड़ी हों, इन पशु शक्तियों का प्रयोग पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब धीरे धीरे इनका प्रयोग कम होता जा रहा है। अब इनको कॉमर्शियल यूज़ में नहीं मानते। कॉमर्शियल जो सोर्सेज हैं वो या तो ऑयल है या नेचुरल गैस है या कोयला है।
तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि भारत में इसकी क्या उपलब्धता है और किस प्रकार के हमारी आने वाला भविष्य इस पे किस प्रकार से निर्भर है। भारत में जो ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग है वो इतनी ज़्यादा है कि उसके अनुसार ऊर्जा के स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ऊर्जा की मांग बढ़ने के प्रमुख रूप से 3-4 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो होता है कि ऊर्जा की हमारी जनसंख्या जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी उनकी ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी। दूसरा, देश में विकास हो रहा है। विकास होने से जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे ऊर्जा की अधिक मांग होगी और ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। तीसरा प्रमुख कारण है शहरीकरण होना। लोग गाँव से शहर की तरफ आ रहे हैं। पहले 80% लोग गाँव में रहते थे, अब 60% लोग ही गाँव में रहते हैं। तो और जो गाँव हैं भी वो भी विकसित होकर एक कस्बे का आकार लेते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो ऊर्जा की मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब भारत में जितने भी ऊर्जा के स्रोत उपलब्ध हैं उसमें 70% तो कोयले के रूप में है। यानी जो भी एनर्जी के सोर्सेज, कॉमर्शियल सोर्सेज की बात करें हम, कॉमर्शियल सोर्सेज में मैंने जैसा आपको बताया ऑयल, नेचुरल गैस, कोयला, यही प्रमुख रूप से आते हैं। तो ऊर्जा, ये कोयले की उपलब्धता ज़्यादातर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, यानी छत्तीसगढ़, झारखंड और कुछ उड़ीसा के हिस्सों में, कुछ हिस्से आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का भी है। इनमें ही कोयले की उपलब्धता है। बाकी सारे देश में या तो कोयला नहीं है या लिग्नाइट के रूप में है। तो कोयले, अब हाइड्रोकार्बन्स दूसरा है। हाइड्रोकार्बन्स भारत में बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हैं। लगभग यदि भारत के ही हाइड्रोकार्बन्स यानी जो नेचुरल गैस है और क्रूड ऑयल है, इन दोनों को मिलाकर हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स की उपलब्धता भारत में बहुत ही कम मात्रा में है। अगर हम सिर्फ अपने स्रोतों पर ही निर्भर रहें और बाहर से आयात ना करें तो लगभग 4-5 वर्ष में ही ये सारे स्रोत समाप्त हो जाएंगे। तो हमारे देश में हाइड्रोकार्बन्स की उपलब्धता काफ़ी कम है। लेकिन ये जो भी है ये या तो उत्तर के राज्यों में है या नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में है। बाकी देश में हाइड्रोकार्बन्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। कुछ मुंबई हाई में है, कुछ ये गोदावरी बेसिन में, ये समुद्र के अंदर निकल रहे हैं। समुद्र के अंदर के क्षेत्रों में कुछ हाइड्रोकार्बन्स निकले हैं, या असम वगैरह नॉर्थ ईस्ट में हैं, या राजस्थान में कुछ मात्रा में है। लेकिन कुल मिला के इनकी मात्रा बहुत ही कम है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यदि हम इन्हीं पर आश्रित रहें और इन्हीं से अपना सारा ऊर्जा की मांगों को पूरा करने का प्रयास करें तो क्रूड ऑयल की मांग इतनी ज़्यादा है कि ये इसका जो है 3-4 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कोयले की उपलब्धता है। कोयले का उत्पादन एक्चुअली मांग जितनी है, रिजर्व तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन जितनी मांग है उसकी तुलना में उत्पादन नहीं हो पा रहा है। उसके लिए सरकार ने अभी ये कदम उठाया है कि कोयले का एक्सकवेशन, जो कोयले का खनन है, उसे प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए। तो प्राइवेट सेक्टर में कोयले का खनन होने से जो वो कोयले की हमारी जो मांग है, जो ज़रूरत है, उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। लिग्नाइट भारत में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। लगभग 40 बिलियन टन लिग्नाइट उपलब्ध है। लेकिन जितना भी लिग्नाइट उपलब्ध है उसमें 82% तमिलनाडु या पांडुचेरी में है। बाकी 18% ही पूरे देश के अंदर उपलब्ध है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि भारत में ऊर्जा, जो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ पर उपलब्ध हैं।
जहाँ तक यूरेनियम का है, यूरेनियम झारखंड मध्य प्रदेश में मिलता है, लेकिन यूरेनियम रॉ फॉर्म में मिलता है। जो परमाणु शक्ति के लिए जो यूरेनियम की ज़रूरत होती है वो परिष्कृत यूरेनियम की ज़रूरत होती है, एनरिच यूरेनियम की ज़रूरत होती है। एनरिच की एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि यूरेनियम जो ज़मीन के नीचे मिलता है या खान में मिलता है उसको परिष्कृत किया जा सके। अब इसी 2.10 के अंतर्गत ही एक R/P रेशो का इसमें जिक्र किया हुआ है। R/P रेशो होता है रिजर्व टू प्रोडक्शन रेशो, यानी आज की तारीख में दुनिया में या देश में जैसी भी स्थिति हो, R/P रेशो देश का भी लिया जा सकता है, दुनिया का भी निकाला जा सकता है। तो जितने स्रोत उपलब्ध हैं आज की तारीख में, जितने स्रोत उपलब्ध हैं और प्रति वर्ष जितने स्रोतों का खनन हो रहा है उसका अगर भाग दे दें, जितने स्रोत उपलब्ध हैं उस मात्रा में प्रतिवर्ष होने वाले खनन का यदि भाग दे दें तो हमारे पास R/P रेशो आ जाता है। ये रेशो हमें बताने में मदद करता है कि कौन सा स्रोत लगभग कितने समय तक व्यवहार में रहेगा या उसकी उपलब्धता कितने समय तक रहेगी। यानी हम टोटल मात्रा उसकी अंश में लिख देंगे और प्रतिवर्ष जितना खनन हो रहा है उसको हर में लिख देंगे तो हमारे पास नेचुरली वर्षों की संख्या आ जाएगी। अब इसी तरीके से यदि हम ये निकालते हैं कि ऑयल, जो क्रूड ऑयल है पूरी दुनिया की अगर अपन बात करें, पूरी दुनिया में अगर क्रूड ऑयल को देखें तो लगभग 40 वर्ष ये R/P रेशो आता है, यानी 40 वर्ष में ये तेल सारा जिस दर से आज हम प्रयोग कर रहे हैं और जितने रिजर्व उपलब्ध हैं 40 वर्ष में ये समाप्त हो जाएंगे। नेचुरल गैस लगभग 45 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और कोयला लगभग 250 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। तो ये स्रोत सब बिलियंस ऑफ ईयर्स में बने हैं, लाखों करोड़ों अरबों सालों में ये सारे रिजर्व बने हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से ये समाप्त होते जा रहे हैं। अब हम बिंदु 2.11 को देखते हैं, ओवरव्यू ऑफ राजस्थान एनर्जी एंड पावर सेक्टर, यानी राजस्थान के ऊर्जा और विद्युत स्रोतों का एक यदि हम सर्वेक्षण करें या उसका अध्ययन करें तो हम इसको आप नोट कर लें, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। तो राजस्थान में जो बिजली की स्थिति है, सूरतगढ़ में लगभग 1500 मेगावाट सूरतगढ़ में सुपर थर्मल पावर प्लांट है और ज़्यादातर बिजली राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, एक कंपनी है राजस्थान सरकार की, वही बिजली बनाती है। तो सूरतगढ़ में जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर है उसमें 1500 मेगावाट, कोटा सुपर थर्मल पावर में 1240 मेगावाट, छबड़ा में 500 मेगावाट, धौलपुर में 330 मेगावाट, रामगढ़ में 113.5 मेगावाट, माही जो बांसवाड़ा में है ये हाइड्रो पावर प्लांट है 140 मेगावाट, गिरिल जो बाड़मेर में है उसमें 250 मेगावाट और ये मिनी माइक्रो बहुत सारे इस तरीके के छोटे छोटे बांधों के ऊपर ये प्लांट्स लगे हुए हैं, वो लगभग 24 मेगावाट के आसपास हैं। इसके अलावा कुछ इंटर स्टेट प्लान भी चल रहे हैं, जैसे राणा प्रताप सागर में मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त रूप से विद्युत उत्पादन हो रहा है, उसमें 170 मेगावाट बिजली जनरेट होती है। ऐसे ही जवाहर सागर में लगभग 99 मेगावाट बिजली जनरेट होती है। यदि हम एनर्जी सिनेरियो की बात करें तो राजस्थान में तेल की उपलब्धता सिर्फ बाड़मेर में पाई गई है और बाड़मेर में तेल का खनन हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन ये बाड़मेर में तेल का खनन है। नेचुरल गैस की उपलब्धता जैसलमेर ज़िले में है, उसमें रामगढ़ में जो प्लांट लगा हुआ है वो प्लांट जो है नेचुरल गैस से ही बिजली बनाने का काम करता है। इसके अलावा बीकानेर, बाड़मेर और नागौर में लिग्नाइट की उपलब्धता है। इसके अलावा भी कुछ जिले हैं जिनमें छिटपुट मात्रा में लिग्नाइट मिलता है। लिग्नाइट एक इस तरह का, लिग्नाइट भी कोयला ही होता है, लेकिन वो कोयले में ऐश कंटेंट और सल्फर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण उससे बिजली बनाने के लिए एक स्पेशल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो ये जैसे बाड़मेर में जो गिरिल में जो प्लांट लगा हुआ है ये लिग्नाइट बेस्ड प्लांट ही
लगा हुआ है। तो आज हमने बिंदु संख्या 2.9, 2.10 और 2.11 का अध्ययन किया। मेरे को लगता है कि आपके ये समझ में आया होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।